तो लास्ट हमने क्वेश्चनायर मेथड की सुटेबिलिटी पढ़ ली थी. वी वर टू स्टार्ट विद इट्स मेरिट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो सबसे पहला मेरिट आपको क्या नजर आ रहा है? इट हैज वेरी 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 वाइड कवरेज. हर जगह पर्सनली आप इंटरव्यू लेने नहीं जा सकते. तो आप क्वेश्चनायर लोगों को अगर मेल कर दें, अब मेल के दो मीनिंग है. आप ईमेल भी कर सकते हैं आज के जमाने में, और पुराने जमाने में तो बाय पोस्ट भेजा जाता था ये. तो मेल्ड क्वेश्चनायर का मतलब आप ये ना समझें कि सबके घर में मेल आएगा. नो, ये मैगजीन वगैरह में, बुकलेट्स में, सो कॉल्ड न्यूज़पेपर के अंदर आपको मिल जाते हैं. और आपको क्वेश्चन आयन पूरा भर के, पूरा क्वेश्चनायर भर के, एक पोस्टल स्टैम्प प्रीपेड रहता है. आपको कोई स्टैम्प चिपकाने की जरूरत नहीं है. जो आपसे डेटा कलेक्ट कर रहा है उसने ऑलरेडी प्री पेमेंट पोस्टेज का किया होता है. आपको बस उस पर्टिकुलर एड्रेस पे इसको डिस्पैच कर देना है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड. हाउ इट इज इकोनॉमिकल? बेसिकली टाइम, पैसा और इंसान सबकी जो व्हाट वी से इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज वेरी 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 लेस. ओरिजिनलिटी, क्योंकि डेटा डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से आपको मिल रहा है. इन्फॉर्मेंट में दो शब्द आपको पता होना चाहिए. डायरेक्ट पर्सनल ये इंटरव्यू अगर होगा तो वहां पे हम इसे क्या बोलते थे? रिस्पोंडेंट. और अगर इनडायरेक्ट रूरल इन्वेस्टिगेशन है तो इसे क्या बोलते थे? विटनेस. व्हाट इट? फ्री फ्रॉम बायस. क्वेश्चन कोई पूछ नहीं रहा है, रादर लोग अपने हिसाब से उसको लिख रहे हैं, तो एक तरफा जवाब आपको नहीं मिलेंगे. बट डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में हो सकता है कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और मैं किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड हूं, तो मैं वही वही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, वही सब आंसर्स मेरे को देंगे. व्हाट इट? आपकी अपनी विचारधारा हो सकता है दब जाए. बट इन दिस मेल्ड क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं होगा. इट इज टोटली इम्पार्शियल वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा. समझ में आ गई बात? नेक्स्ट वी हैव मेंटेन्स सीक्रेसी. हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको इन्वेस्टिगेटर ओरली इंटरव्यू करने में या इवन टेलीफोन पे बात करने पे ना दे, बट जब आप क्वेश्चनायर उसको देंगे तो उस पर वो टिक क्रॉस कुछ भी कर सकता है. व्हाट इट? ऑल द मेरिट्स आर वेल अंडरस्टूड. सारे पॉइंट्स लोगों ने नोट डाउन कर लिए? चलिए, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं. पहला डीमेरिट, मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उस तरह की मैगजीन्स, ऑटो, कार, आईटी, डेटा क्वेस्ट, जिन मैगजीन्स के थ्रू आप क्वेश्चनायर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो मैगजीन्स उनके यहाँ पे आती ही नहीं है. क्या वो क्वेश्चनायर भर पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट. आपने छपवा दिया इंडिया टुडे में अपना क्वेश्चनायर. अब किसी पर्टिकुलर एरिया पे जहां पे आपको सर्वे करना है, वहां पे इंडिया टुडे का जो रीडरशिप है दैट इज लेस देन 2%. और आपको लेस देन 2% में मान लीजिए 4,000 क्वेश्चनायर के आंसर्स मिल भी गए, बट ये बहुत कम पॉपुलेशन को, बहुत कम लोगों को, बहुत लिमिटेड एरिया को कवर करेगा. विल यू बी गेटिंग ऑल द डेटा दैट यू वांटेड? नॉट एट ऑल. एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. क्यों सर? क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही मजे मजे में दाएं बाएं उल्टे पुल्टे बकवास आंसर भी लिख सकते हैं. आप अपना ही हाल ले लीजिए. आप पिज्जा हट गए और पार्टी में दोस्त की, और मजाक मजाक में यस को नो लिखना था, नो को यस लिखना था. पूछा गया व्हाट इज योर एज? यस. तो व्हाट कैन आई डू? तो ये बात समझ में आ गई सबको, एक्यूरेसी और प्रिसिशन का मतलब. अब आपने मजे मजे में टिक क्रॉस गलत सलत कर दिया, यस को नो लिख दिया और नो को यस लिख दिया. लैक ऑफ इंटरेस्ट. मेनी अ टाइम्स आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था और आप जान पूछ के सिर्फ सामने वाले का मन रखने के लिए एक क्वेश्चनायर को फिल कर देते हैं. बट हो सकता है कि आपके थ्रू दिया गया जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन या रिस्पॉन्स था वो एकदम ही बकवास हो. सो कैन वी से कि आपका जो डेटा कलेक्ट हुआ होगा वो एक्यूरेट होगा? एब्सोल्युटली नॉट. चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन. मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि आप क्वेश्चन को समझ में ही नहीं पाए. आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए. लाइक एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आर यू अ स्टूडेंट? यस पे टिक कर दिया. दूसरे क्वेश्चन में लिखा था डू यू स्टडी इन स्कूल? आप लिख दिया नो, आई गो टू स्कूल बट आई डोंट स्टडी. तो डू यू स्टडी इन स्कूल का मतलब ये है कि आप स्टूडेंट हैं कि स्टूडेंट नहीं है. स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर डेटा था, वहां क्वेश्चन था डू यू स्टडी इन स्कूल, आप लिख दिया नो. लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का. जेंडर पूछा गया, एक कॉलम एम का था, एक कॉलम एफ का था, एक कॉलम टी का था. आपको लगा एम और एफ तो सभी लिखेंगे, हम थोड़ा यूनिक लिखते हैं, आपने टी में टिक कर दिया. लॉजिक समझ में आ गया? तो गड़बड़ियां यहां से हो सकती हैं. तो आप हो सकता है क्वेश्चन को ठीक से समझ ना पाए. डेटा में एक जगह पूछा गया था आर यू मैरिड, यस और नो. पापा ने आपको बोला कि लो मेरे हाफ पे फॉर्म भर दो, आपने सब में नो 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 टिक कर दिया. ठीक है. अगला क्वेश्चन था हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव? 0, 1, 2, 3, 4. आपने उससे रेटिंग देनी है कि पिज्जा कितना बढ़िया था. 5 स्टार था, 0 स्टार था, आपने 5 पे टिक कर दिया. और ऊपर लिखियो आर यू मैरिड में नो, नीचे लिखा है सो कॉल्ड हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? 5.
तो मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि आपको प्रश्न समझ में नहीं आता। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों? बिकॉज पोस्ट से जाने में 1-2 दिन में तो कंटेंट पहुंचेगा नहीं, हो सकता है 4 दिन 5 दिन लग जाए। फार ऑफ एरिया तो हो सकता है 10 दिन लग जाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है चिट्ठी 5 साल बाद डिलीवर होती है, क्योंकि कोरियर कंपनी या पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज नालायक टाइप के निकल जाए और सही समय पे ये क्वेश्चनर मेल होके उस एड्रेस पे जा नहीं पाया जहां पे उसको जाना था। तो क्या टाइम के अंदर एनालिसिस हो पाएगा डेटा? नो। तो दीज आर द वेरियस डीमेरिट्स। हाँ हाँ, इसलिए लेस टाइम लिखा था, बिकॉज हमको पर्सनली आपको विजिट नहीं करना इंटरव्यू के लिए, या टेलीफोन कॉल पे पैसा नहीं खर्च करना। 5000 मैगजीन छप रही है, उसके अंदर हमने क्वेश्चन छुपा दिया अपना। तो कॉस्ट इज वेरी 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 लेस एज सच। क्या? हाँ ठीक है, लिख लो फ्लेक्सिबल भी। हाँ, फ्लेक्सिबल भी नहीं होगा वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है चांसेस और मिस इंटरप्रिटेशन। व्हाट इट व्हाट इट ये वेग और एम्बिगुअस आंसर्स का मतलब समझ गए सब लोग? समझ गए? चलिए, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए जब भी आप क्वेश्चनायर बनाएं या इसके थ्रू डेटा कलेक्ट करें? यू शुड सी टू इट कि आपका क्वेश्चन एकदम सरल भाषा में, छोटा सवाल हो और अट्रैक्टिव हो। पता लगा बैंकर वो शशि थरूर जी वाली अंग्रेजी लिख दी आपने, समझ में नहीं आ रही सामने वालों को। किसी कैम्ब्रिज वाले से क्वेश्चन लिखवा लिया आपने। यहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, वहां के मैक्सिमम लोग या तो इलिटरेट है या अंग्रेजी समझते ही नहीं है, और आपका पूरा क्वेश्चन आया स्पेनिश में, तो सब गड़बड़ मिलेगा आपको आंसर। Questions should not hurt the informants and it should not be personal. Students के educational profile का data collect कर रहे हैं और एक question पूछ दिया गया, would you like to repeat the class for making new friends? How many times you have repeated the class in your life? तो क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो नींबू के साथ? Questions should be in a proper system and sequence. सर मतलब पहले क्वेश्चन पूछ दिया गया how many kids do you have, फिर पूछा गया are you married or not? आर यू मैरिड, यस और नो? क्या बकवास क्वेश्चन है? पहले होना चाहिए आर यू मैरिड, फिर क्वेश्चन होना चाहिए हाउ मेनी किड्स डू यू हैव। समझ में आया कि नहीं आया? देन ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लियरली टोल्ड टू द पीपल फ्रॉम हुम यू आर कलेक्टिंग द डेटा। वो उस अंदाज में आपको जवाब देंगे। एफर्ट शुड बी मेड टू गेट इंफॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो क्या इंटरेस्ट रहेगा इंफॉर्मेंट का आपको जवाब देने में या रिस्पोंडेंट का? बिल्कुल भी नहीं। एंड क्वेश्चन शुड बी एड्रेस्ड बाय अ सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवलप। कोई अपना पैसा खर्च करके स्टैंप लगा के आपको वापस ये पोस्ट नहीं करने वाला। सो प्रिकॉशंस आर वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। नेक्स्ट चिल्ड्रन, ये लास्ट के जो 2 मेथड्स थे, इसमें एक था मेल्ड क्वेश्चनर, जहां पे आपको क्वेश्चनर मिलेगा भर के आपको मेल करना पड़ेगा। मेल मतलब ईमेल नहीं, बाय पोस्ट वाला, ठीक है? बट आजकल तो गूगल फॉर्म चलता है। यहाँ पे क्वेश्चनर तो भरा जाएगा बट आप नहीं भरेंगे, क्योंकि ये मेथड वहां पे काम आता है जहां पे ज्यादातर पॉपुलेशन इलिटरेट है, जो हमारे क्वेश्चनर को समझ भी नहीं पाएगी। बट हम चाहते हैं कि फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन उन लोगों से पूछे जाए, तो कुछ पढ़े लिखे लोगों को भेज दिया जाएगा जो हमारी हेल्प करेंगे। दे आर कॉल्ड एज एन्यूमरेटर, और जो भेजेगा ओरिजिनल पर्सन जो कर रहा है रिसर्च, इन्वेस्टिगेटर, और रिस्पोंडेंट से, विटनेस से, जो भी आप बोलना चाहें, उनसे डेटा कलेक्ट करके लाएगा उन्हीं क्वेश्चंस का जो क्वेश्चनर में लिखे हुए हैं। तो जहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा है वहां पे मेल्ड क्वेश्चनर मेथड काम आ जाएगा, और जहां पे लिटरेसी रेट बहुत कम है वहां पे क्या आएगा? क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। तो लिखा भी है, अंडर दिस मेथड एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स द इंफॉर्मेंट्स अलोंग विद द क्वेश्चनर, ask question and note down their replies in the questionnaire in his own language। अब बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चनर में तो टिक और क्रॉस करना है, यस और नो करना है। ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चनर ओपन एंडेड भी होता है और क्लोज एंडेड भी। क्लोज एंडेड जो होता है उसमें टिक क्रॉस यस नो ये सब होता है, बट जो ओपन एंडेड क्वेश्चनर होता है वहां पे अपनी विचारधारा उनको लिखनी पड़ती है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, एन्यूमरेटर असिस्ट करेगा इंफॉर्मेंट को। सेकंड, he is willing to get reliable information। थर्ड, जनरली ये मेथड गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती हैं, और यहां पे क्वेश्चनर को क्वेश्चनर ना बोल के क्या बोलते हैं? शेड्यूल बोलते हैं। समझ में आ गया? यहां पे लिखा भी है कि इन दोनों में एज सच देयर इज नो डिफरेंस। फर्क सिर्फ इतना है, आप खुद भरें तो क्वेश्चनर, आपसे एन्यूमरेटर पूछ पूछ के उसको भरे तो इट इज कॉल्ड एज शेड्यूल।
लॉजिक अंडरस्टूड? द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सिमिलरिटी इज क्वेश्चंस दोनों में होंगे, जवाब दोनों में आपसे लिए जाएंगे. ओके, अपडेट फास्ट. चलिए, सुटेबिलिटी कहां पे होगी? जहां पे आपके पास ट्रेंड एन्यूमरेटर्स हैं, सफिशिएंट फाइनेंस है आपके पास, ये मेथड वहां के लिए काफी सुटेबल है. बट अगर आपके एन्यूमरेटर्स ट्रेंड नहीं है, वो खुद ही थोड़े अनपढ़ छाप हैं, उन्हें खुद ही क्वेश्चन समझ में नहीं आते, क्या वो सामने वाले को समझाकर ठीक से फिल करवा पाएंगे क्वेश्चंस के आंसर्स? नो. तो इस मेथड में आपका जो ट्रेनिंग स्टाफ होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड होना चाहिए. गॉट इट? तो सुटेबिलिटी में पॉइंट्स मार्क करिए. फॉलोड बाय मेथड्स आर मोर और लेस सेम. वाइड कवरेज, ढेर सारे लोगों से आप डेटा कलेक्ट करा सकते हैं फ्रॉम वास्ट एरियाज. देयर आफ्टर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि आपके पास कोई पर्सन है जो सामने वाले को क्वेश्चन समझा के उससे आंसर ले पा रहा है. तो आई कैन ऑल्सो से कि इसमें क्वेश्चनायर और पर्सनल इंटरव्यू दोनों ऐड हो गया. यस और नो चिल्ड्रन? क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन जाके आपसे क्वेश्चंस के सवाल पूछ रहा है. सिर्फ यहाँ पे एक मेरिट एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, बायस्ड नहीं होगा. आई रिपीट, बायस्ड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because only those questions which are there on the questionnaire, only they are to be tested out. Okay, suitability written everybody. So merits में better response का मतलब समझ में आ गया सबको? So हो सकता है कि कुछ questions के responses लोग mailed questionnaire method में ना दें, but यहाँ पे तो हम एक एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं और आप जवाब दोगे ही दोगे. Again partiality एकदम limited होगी, because only those set of questions are asked which are there in the questionnaire. और सबसे अच्छा ये तरीका किन लोगों के बीच में काम करता है? वेयर द पीपल आर हाईली इलिटरेट. ओके, कॉपी. इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं, क्योंकि ढेर सारे एन्यूमरेटर्स इन्वॉल्व हैं. दैट्स व्हाई द मेथड बिकम्स वेरी कॉस्टली. अब जब हम बात करते हैं इट कवर्स वाइड एरिया, एन्यूमरेटर्स को इन्वॉल्व करेंगे, कॉस्टली है तो समय भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू की तरह यहाँ पे भी आपको विजिट करना पड़ेगा लोगों को, एंड एवरीबडी मे नॉट बी अवेलेबल एट अ वेरी डिस्टेंट नियर प्लेसेस. हो सकता है दूर दूर आपको जाना पड़े. मेल्ड क्वेश्चनर में फायदा क्या है? सब लोग अपना स्पीड पोस्ट से या नॉर्मल पोस्ट से क्वेश्चनर भर के हमको भेज देंगे, तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी, समय बचेगा. अभी थोड़ी देर पहले एक जवाब आया था पार्शियलिटी, बट यहाँ पे पार्शियलिटी कैसे होगी? यहाँ पे पर्सनल बायस सर कैसे होगा? पर्सनल बायस ऐसे होगा कि क्वेश्चन तो है उसके अंदर, बट हो सकता है मैक्सिमम लोग उसका आंसर यस में दो, बट आप बेला फुसला के उनका आंसर नो में दिलवा दे, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट है. तो जहां ह्यूमन बीइंग्स आर इन्वॉल्व, वहां पे कहीं ना कहीं पार्शियलिटी आ ही जाती है. ओके, और अगर हमारा एन्यूमरेटर थोड़ा बैल बुद्धि टाइप है, नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड है, जाहिल टाइप का है, लेस एजुकेटेड है, so the data collected through questionnaire will also be misleading. हाँ, और क्या, इसलिए तो पार्शियलिटी बोला गया है. सिंपल एज दैट, इसलिए तो पार्शियलिटी बोला गया है. व्हाट इट? तो यहाँ पे प्रिकॉशंस है कि जो एन्यूमरेटर होना चाहिए वो प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड अ पर्सन ऑफ वेरी हाई इंटेग्रिटी. चीटिंग करने की जरा भी विचारधारा उसके अंदर ना आए. ही शुड बी पोलाइट, टैक्टफुल, लेबरस एंड ऑनेस्ट इन हिज वर्क. झूठा, मक्कार, कामचोर, ऐसे लोगों को आप एन्यूमरेटर बनाने से बचे. व्हाट इट? टाइमली इवैल्यूएशन हो जाएगा एन्यूमरेटर्स का कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सबने डीमेरिट्स कॉपी कर लिए? सो दे शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड. अगेन ये फर्स्ट पॉइंट का ही कॉपी है. एंड क्वेश्चनर शुड बी स्मॉल इन लेंथ, इट शुड बी सिंपल एंड वेरी क्लियर. कंफ्यूजिंग क्वेश्चनर होगा तो सामने वाला जवाब भी आपको गड़बड़ घोटाला ही देगा. ओके, कॉपी द प्रिकॉशंस एज वेल. चलिए, तो नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे सीक्वेंस में व्हाट इज कॉल्ड एज पायलट सर्वे. सर ये पायलट सर्वे क्या होता है? पायलट को बोलेंगे तुम ड्रोन चलाओ और सर्वे करो? नो. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं. सब बच्चों ने NEP 2020 के बारे में सुना होगा. ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी. अब इसमें काफी चेंजेस आए वगैरह वगैरह. अब ये पॉलिसी में जो बातें लिखी गई हैं, पता नहीं वो सही में एक्ट हो पाए या ना हो पाए. तो गवर्नमेंट ने हर स्टेट में कुछ नंबर ऑफ स्कूल्स चुन लिए और पूरे इंडिया में गवर्नमेंट ने 1000 स्कूल्स लिए. कितने? और उनके ऊपर इस पॉलिसी की गाइडलाइंस को अप्लाई किया और 4 साल में एक रिसर्च रिपोर्ट बन के आई कि इस पॉलिसी की इफेक्टिवनेस कितनी थी. अगर पता लगा कि इसकी इफेक्टिवनेस काफी ग्रेट मैग्नीट्यूड तक थी तो इसको पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई कर दिया जाएगा. जैसे कोविड की वैक्सीन बनी, क्या वैक्सीन बन गई सब लोगों को हिंदुस्तान में ठोकना चालू? नो.
पहले अलग अलग जोन्स, अलग अलग रीजन्स के 50, 100, 200, 1000 लोगों को इंजेक्शन लगाया गया, देखा गया कि उसका आउटकम क्या था, फिर से कोविड रिवाइव हुआ या नहीं हुआ। जब पता लग गया कि भाई अराउंड 95% लोगों के अंदर कोविड फिर से रिवाइव नहीं हुआ, इसका मतलब ये वैक्सीन काम कर रही है। तो पहले जो 50, 100, 200, 300 लोगों के ऊपर रिसर्च की गई इंजेक्शन ठोक के, दैट इज नोन एज पायलट सर्वे। अभी आईफोन 15 लॉन्च हो जाएगा अगले महीने सितंबर में, बट क्या अभी वो एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुई? हजारों यूनिट उसकी शायद 6 महीने पहले ही प्रोड्यूस हो चुकी हैं और अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करने को दी जा रही है कि वो किस एटमॉस्फेयर में कैसी चार्जिंग करता है, क्या उसकी वॉइस क्वालिटी है, फोटो कैसी खींचता है, जो नए फीचर्स ऐड किए हैं 14 से उसमें वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसका डेटा कंपनी के पास आता है और जो गड़बड़ियां उसमें नजर आती हैं कंपनी उन गड़बड़ियों को ठीक करती है। फिर जब पता लग जाता है कि हाँ गड़बड़ियां ठीक हो गई और वो डेटा भी पूरी तरह से कंपाइल होके लेवल अप हो चुका है, अब तो भाई अगस्त इज एंडिंग अराउंड, गॉट इट क्लियर, तो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। मान लीजिए 13 मार्च को उसको लॉन्च कर दिया जाए तो 14 तारीख से पूरी दुनिया में उसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो उसका बेसिकली प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, बट मार्केट में भी वो नहीं आया है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो पायलट सर्वे इज बेसिकली अ टाइप ऑफ प्री टेस्टिंग। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? मान लीजिए हलवाई शादी का खाना बना रहा है, सब्जी बन गई है, अब 4-5 लोगों को खिला के चेक कर लेगा कि टेस्ट एकदम सही है या नहीं। व्हाट दैट हलवाई इज डूइंग? पायलट सर्वे। समझ में आ गया? तो जब कोई भी नई चीज आती है, मान लीजिए इंडिया को कोई फाइटर जेट टाइप राफेल प्लेन खरीदना है, तो पहले हम उसकी टेस्टिंग करेंगे कि भाई वो हमारे लद्दाख जोन में, सियाचिन जोन में उड़ने लायक है या नहीं है। पहले हम 200-400 घंटे उसको उड़ा के देखेंगे, अगर लगेगा हमारे लायक का है तो हम उसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? पायलट सर्वे। अब ये मत सोचिए प्लेन है उसमें पायलट बैठा तो पायलट सर्वे हो गया, तो पायलट सर्वे किसी भी चीज का हो सकता है। गॉट इट? एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। लोगों ने आईबी एजुकेशन का नाम सुना है? इंटरनेशनल बैकलरेट। अच्छा। आईजीएसई स्कूल्स का नाम सुना है? अच्छा। आईसीएसई स्कूल्स का नाम सुना है? Yes, sir. आईएससी स्कूल्स का नाम सुना है? Yes, sir. सर ये फर्क क्या होता है? काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जस्ट लाइक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एकदम सेम है। तो CISCE इज द बोर्ड, 10th क्लास के एग्जामिनेशन को बोला जाता है ICSE, जैसे CBSE में बोलते हैं AISSE, और 12th क्लास के एग्जामिनेशन को बोला जाता है ISC, जैसे CBSE में बोलते हैं AISSE। तो AISSCE is exactly like ISC and AISSE is exactly like ICSE। बट जब ये बोर्ड बना इंडिया में तो शुरू से पहले दिन से लोगों के मुंह पे चढ़ गया ICSE या ISC। तो व्हेन वी से ICSE इसका मतलब ये 9th-10th के बच्चे हैं, व्हेन वी से ISC इसका मतलब ये 11th-12th है। तो यहाँ पे CBSE में तो कॉमन चलता है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? अब ये जो IB और IGSE है, ये है क्या एक्चुअली में? सबसे पहले इंडिया में ब्रिटिश रूल था, ये सबको पता है। ब्रिटिशर्स जब गए तो अपना एजुकेशन सिस्टम कबाड़ वाला जो आजकल हम पढ़ रहे हैं हमारे ऊपर थोप के चले गए। हमारे तो भाई गुरुकुल पद्धति वगैरह चला करती थी एंड एजुकेशन सिस्टम वाज सुपर फाइनेस्ट यू कैन से। ये तो घटिया एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स वाला फॉलो हो रहा है, बट NEP में इसको थोड़ा दूर किया गया है। तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए तो वो अपने एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे कंटिन्यू कराना चाहते थे। तो अगर आपने किसी की मार्कशीट लेटर से 45, 47 वाली देखी हो, 1945, 46, 47 वाली, तो वहां पे आपको कैम्ब्रिज ओवरसीज एजुकेशन बोर्ड नजर आता था। IC के जितने स्कूल्स थे उनकी मार्कशीट पे 10th और 12th की, पहले 9+2 सिस्टम चलता था, 10th और 12th नहीं था, 9+2 था, तो वहां पे लिखा होता था कैम्ब्रिज ओवरसीज एजुकेशन बोर्ड। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है विदेश में, वहां से पूरी मॉनिटरिंग होती थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर इंडिया में CISCE बोर्ड स्टैब्लिश किया गया। धीरे धीरे इंडियन कल्चर थोड़ा उसमें ज्यादा आया और वो वाला कल्चर कम होता गया। अब सोचा गया कि ऐसे तो वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तो इंडिया में एक इंटरनेशनल बोर्ड का प्रचलन हुआ। कौन से बोर्ड का? इंटरनेशनल बोर्ड। इसमें पढ़ाई एग्जैक्टली वैसी होती है जैसे विदेशों में होती है, और हमारी नई NEP में भी ऐसा कुछ बहुत आ गया है। तो दैट इज IB एंड IGSE। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? गॉट इट क्लियर? और यहाँ पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा मैं। जैसे मान लीजिए मैथ्स का पीरियड आज स्कूल में होना है,
तो पिछले हफ्ते डिसाइड हो जाएगा कि अगले हफ्ते मैथ्स का टीचर क्या पढ़ाएगा, ज्योग्राफी का टीचर भी उसी से रिलेटेड कुछ पढ़ाएगा। तो ज्योग्राफी वाला टीचर अर्थ के बारे में पढ़ाएगा, मैथ्स वाला टीचर सर्कल के बारे में पढ़ा देगा। तो बच्चा स्कूल से जो पढ़ के जा रहा है उस दिन का बेसिक फाउंडेशन इज एब्सोल्युटली सेम। स्पोर्ट्स का टीचर उससे कहेगा चलो ट्रैक बनाओ, तो कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब समझ में आ जाएगा उसको। ट्रैक में तो कोसेंट्रिक सर्कल ही होता है ना, एक तरह का, एक के अंदर एक। तो तीनों चीजें सेम, कुछ ऐसी पढ़ाई होती है आईबी और आईजीएसई में। अब काफी पेरेंट्स हमारे सो कॉल्ड इंडिया में शिफ्ट करने लगे और बच्चों को पढ़ाने लग गए आईजीएसई और आईबी बोर्ड से। सीबीएसई को लगा कि भाई बच्चे कहीं कम ना हो जाएं और एजुकेशन सिस्टम कहीं फ्लॉप शो ना हो जाए, तो इन्होंने भी कंट्री में एक नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया बच्चों, जिसको बोलते थे सीबीएसई आई। क्या बोलते थे? सीबीएसई इंटरनेशनल। एग्जैक्टली आईबी बोर्ड की कॉपी थी, रेप्लिका था। इन बच्चों का स्कूल 5 दिन चलता है, 6 दिन नहीं चलता है। और सीबीएसई ने सबसे पहले इंडिया में 50 स्कूल्स को चुना। गॉट इट क्लियर? और ये देखा कि 5 साल ये चेक करेंगे कि ये स्कूल्स हमारा सिस्टम सही से फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। और 5 साल बाद रिपोर्ट ये आई दैट सिस्टम प्रूव टू बी अ बिगेस्ट फ्लॉप इन इंडिया। लॉजिक समझ में आ गया? सीबीएसई ने सिस्टम को बंद कर दिया। तो ये जो इन्होंने 50 स्कूल्स में ऑल इंडिया को स्टार्ट किया, दैट वाज अ पायलट सर्वे। दैट वाज अ पायलट सर्वे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? कंफर्म? तो समझ गए व्हाट इज पायलट सर्वे? मैकडॉनल्ड्स ने कोई नया बर्गर लॉन्च किया, मान लीजिए बर्गर का नाम रखा मैक गोभी। मैक गोभी, उसके अंदर जो टिक्की थी उसमें गोभी का पकौड़ा था। और सोचा इंडिया में इसको नॉर्थ में, मतलब पंजाब वगैरह में और यूपी एमपी बिहार में ज्यादा बेचा जाएगा। 100 आउटलेट्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और 3 महीने तक देखा गया इसकी सेल क्या थी। पता लगा इसकी सेल सारे बर्गर्स की सेल को सरपास कर गई है और टोटल मैकडॉनल्ड की सेल का 10% हिस्सा मैक गोभी बर्गर से हो रहा है। किससे? मैक गोभी। और ये अच्छा रेवेन्यू देके जा रहा है। तो क्या करेंगे, पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये पायलट सर्वे से इनको पता लगता है। अंडरस्टूड व्हाट इज पायलट सर्वे? पक्का? चलिए, तो क्वेश्चनायर कैसे बनता है चलन, इसकी पढ़ाई मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बट दिखा देता हूं कि क्वेश्चनायर होता कैसे है। हाउ डू यू नॉर्मली रीच योर ऑफिस? वॉक, टू व्हीलर, बस और कार? अब ये तो नहीं लिख सकते दोस्त के साथ लद के जाते हैं, तो भाई वो टू व्हीलर, बस या कार ही हुआ। मान ली दोस्त बस का कंडक्टर है, फ्री में ले जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर यू एम्प्लॉयड? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयड होंगे तभी तो ऑफिस जा रहे हैं ना। तो आर यू एम्प्लॉयड, यस और नो, ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए या इसके बाद होना चाहिए? पहला क्वेश्चन होना चाहिए। इसलिए सीक्वेंस शुड बी करेक्ट बेसिकली। आर यू मैरिड, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आर यू अनएम्प्लॉयड, ये समझ में आता है। ठीक। हाउ इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कैन बी सॉल्व, हाउ कैन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बी मेंटेन, व्हाट इज योर मंथली इनकम? अब ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स बहुत बड़े हो सकते हैं, वन वर्ड में, यस नो में नहीं हो सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। कौन सा? ओपन एंडेड। और इसके पहले वाले जो है, आर यू मैरिड, बच्चों के लिए नो और मेरे जैसे के लिए यस। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? छोटे बच्चों को 100 में गिन लेते हैं। ठीक, जिन लोगों के पास बुद्धि नहीं है वो लोग बोल सकते हैं हमारी फैमिली में 2.0 मेंबर्स हैं, पापा मम्मी और हम कौन है? हम 0 हैं। आर यू अनएम्प्लॉयड? यस। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ये आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। तो क्लोज एंडेड ओपन एंडेड की कहानी समझ में आ गई? तो जनरली क्लोज एंडेड आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिकली, जिसका आंसर फिक्स होगा, वैरायटी या वेरिड आंसरिंग नहीं हो सकती। और ओपन एंडेड में दिल चाहता है, समझ में आ गया, जितना चाहेंगे उतना लिख देंगे। समझ में आ गई बच्चों बात? चलिए, तो क्वेश्चन आए कि तो ये सब टर्म्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लोग अपना नाम लिखेंगे, अपनी एज, एड्रेस, लड़के मेल में टिक कर देंगे, लड़कियां फीमेल में टिक कर देंगी। लैंडलाइन नंबर, अब यहाँ पे कुछ बच्चे लिख दिए वेरी एक्सपेंसिव। अरे ये नहीं पूछा जा रहा है वेरी एक्सपेंसिव है कि चीप है, आपके घर का लैंडलाइन नंबर क्या है, या आपके घर में लैंडलाइन फोन, चलो पड़ोसी लिख दो। मोबाइल, यस, नोकिया, सैमसंग, रियलमी, रेडमी, ये बोला गया मोबाइल में। मोबाइल का ब्रांड नहीं बताना, मोबाइल नंबर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट, मंथली फैमिली इनकम। सर नो इनकम, क्योंकि पापा जब से पूछे पापा से इनकम कितनी है, चुप, मतलब नो इनकम। समझ में आ गया? या हमारे तो पापा की इनकम में 0 3 और है इसके आगे,
तो हम 3 0 और ऐड करके इसको टिक तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे क्वेश्चनर में ये प्रॉब्लम भी है, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन भी होना चाहिए था, नन ऑफ दीज करके। ओके, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू नॉर्मली ईट एट होम? आई डोंट ईट फूड एट होम, आई ईट एट माई फ्रेंड्स होम। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इटालियन, कुछ तो सिर्फ अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए, चाहे रोटी दाल सब्जी ना मिलता ठीक से खाने को, यहाँ लिख दो इटालियन, कौन देखने आ रहा है, थोड़ी औकात ही बढ़ जाएगी। हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू ईट आउट? व्हेन माय मदर बीट्स मी आई ईट आउट। सो इन अ मंथ, इन अ वीक, मोर देन थ्राइस। जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको पता लग जाएगा आवारा टाइप के एकदम से। यू यूजली गो आउट विद, बताने लायक नहीं किसके साथ जाते हैं, वो अदर्स पे टिक कर दिया मान लीजिए लोगों ने। एनी स्पेसिफिक डेज यू गो आउट? सर एक यहाँ पे और होना चाहिए, डेली। यू जनरली गो आउट फॉर, बताने लायक नहीं है किस लिए जाते हैं। व्हाट डू यू यूजली, वेयर डू यू यूजली गो? अदर्स, आई वोंट टेल वेयर आई गो। अगर बता देंगे तो किडनैपिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाउ मच डू यू स्पेंड? आई डोंट स्पेंड, माई फ्रेंड्स पे ओनली मोर देन 800। विच इज योर फेवरेट ईटिंग पॉइंट? निरूलास। निरूलास पता है क्या बच्चों? अगर आप न्यू दिल्ली गए हो, अगर आप न्यू दिल्ली गए हो तो न्यू दिल्ली में निरूलास का एक, जैसे मैकडोनल्ड्स इंडिया में अब आ गया ना, तो निरूलास इंडिया में बच्चों 80s में आया था, और ये पहले थे जो अमेरिका से इनके ओनर 100 आइसक्रीम के फ्लेवर लेके आए थे। ये निरूलास आपके इलाहाबाद से भी कनेक्टेड है। आपके इलाहाबाद में एक लॉ पब्लिशर है चिल्ड्रन, लॉ पब्लिशिंग हाउस है, नरूला फैमिली है। कोइंसिडेंटली मेरा क्लासमेट था राहुल नरूला, उसके मामा लगते हैं ये। तो एक्चुअल नेम इज नरूला, गॉट इट क्लियर? लिखते हैं निरूलास। दे वर द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस 100 आइसक्रीम फ्लेवर्स। नहीं तो इंडिया में तो वही पहले टूटी फ्रूटी, वनीला, बस यही सब 2 कौड़ी घटिया आइसक्रीम आती थी। बास्किन रॉबिन्स देखा होगा आपने? ऐसे लिखा होता है ना बच्चों, कुछ नोटिस किया आपने इसमें? क्या? 31 बेसिकली। तो 31 आर द ओरिजिनल फ्लेवर्स, बाकी ये मिक्स एंड मैच करके बना लेते हैं। गॉट इट? चलिए, बरकोस ये गैया और भैंस का खाना बेचते हैं, बिल्कुल मत जाइएगा, पागल ना दे लो। मैकडोनल्ड, डोमिनोज, हल्दीराम, सर वो नहीं है सर। पप्पू हलवाई, ये सब भी होने चाहिए सर। What are the distinguishing factors you look for while eating out? Always price. सस्ता है तो जाएंगे, महंगा है तो दोस्त को ले जाएंगे, कहेंगे तुम ही पेमेंट कर दो। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? पक्का? आप एक क्वेश्चन बना के लाएंगे, ये कंज्यूमर ईटिंग प्रेफरेंस है। टाइप ऑफ व्हीकल एंड इट्स यूसेज। टाइप ऑफ व्हीकल में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 4 व्हीलर। टाइप ऑफ व्हीकल में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 4 व्हीलर। शुड आई राइट इट प्रॉपर्ली? टाइप ऑफ 4 व्हीलर व्हीकल, ट्रक के बारे में मत लिख देना, एंड इट्स यूसेज। देखता हूं कौन कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाता है। स्टार्टिंग का ये 5 क्वेश्चन तो सबके लिए सेम होगा, समझ में आ गया? तो जब आप ये क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद आपको इसके पहले के जो 14-15 पॉइंट्स हैं ये सब समझ में आ जाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग, समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक और टॉपिक लिख लीजिए, उसका बना लीजिएगा। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डन इन योर फैमिली, या इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस ऑफ योर फैमिली, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस ऑफ योर फैमिली बन जाएगा क्वेश्चन है। चलिए, आज की सेवा यही समाप्त होती है।